नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन एकेडमी पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीजी प्री बीएड एग्जाम 2026 व पीजी प्री डीएलएड एग्जाम 2026 का महत्वपूर्ण शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक। अगर आप शिक्षण अभिरुचि के टॉपिक में अंक लाना चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से कई 30 नंबर के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं हमारे क्लास के टॉपिक को। शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत हम ये टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आज हम अभिरुचि के बारे में व अभिरुचि के बारे में या अभिवृत्ति के बारे में कवर करेंगे। चलिए, अभिरुचि एप्टीट्यूड का अर्थ किसी कार्य क्षेत्र या कौशल को सीखने की जन्म या क्षमता, प्राकृतिक प्रतिभा या विशेष योग्यता है। यह वह प्रवृत्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को आसानी से सीखने और करने में मदद करती है। इसे आसान शब्दों में रुचि, शौक, पसंद या किसी क्षेत्र विशेष में गहरा लगाव भी कह सकते हैं। तो अभिरुचि से तात्पर्य यह है कि अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट है, शौक है, पसंदगी है। इंटरेस्ट के आधार पर हम अपने जो कार्य करते हैं उसमें वो विशेष योग्यता आ जाती है। अगर हमें किसी चीज में इंटरेस्ट रहेगा तो हम उस पर अच्छे से कार्य करेंगे, तो उसी को अभिरुचि कहा जाता है। अभिरुचि को शिक्षण के विषय में, शिक्षण शास्त्र के विषय में क्यों पढ़ा जा रहा है? तो अभिरुचि को शिक्षण शास्त्र में पढ़ने विषय का कारण यह है कि जब तक हम बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानेंगे कि बच्चे के किस चीज में इंटरेस्ट है, तो उसके सर्वांगीण विकास या उसको जानने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें ये अभिरुचि जो है से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखा भी आपने अभिरुचि का तात्पर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिरुचि अभिरुचि के अर्थ के बारे में देखते हैं। रुचि पद का प्रयोग सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है। इसमें जो रुचि उसका प्रयोग जो है सामान्य दो अर्थों में किया जाता है। कार्यात्मक अर्थ जिसको फंक्शनल मीनिंग बोलते हैं, तथा रचनात्मक अर्थ स्ट्रक्चर मीनिंग। तो कार्यात्मक अर्थ में अभिरुचि का तात्पर्य एक ऐसे भाव की अनुभूति से होता है। अभिरुचि का तात्पर्य एक ऐसे भाव की अनुभूति से होता है, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस से है जो सार्थक अनुभूति कहा जाता है। जिसे एक सार्थक अनुभूति, सार्थक मतलब सक्रिय एक्टिव अनुभूति, या सार्थक मतलब जो चीज काम की हो हमारे लिए, ऐसी अनुभूति कहा जाता है जो संरचनात्मक पर दिए जाने वाले ध्यान या कोई किए जाने वाले कार्य से संबंधित होता है। ऐसी अनुभूति अभिरुचि पर के ऐसी अनुभूति जिससे संरचनात्मक पर दिए जाने वाले ध्यान या कोई किए जाने वाले कार्य से संबंधित होता है, उससे संबंधित जो अनुभूति आती है। तो इंटरेस्ट जो है उससे हमको जो अनुभूति आती है वो ये बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा। रेले महोदय रेले पर मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिरुचि बालक को एक प्रेरणात्मक बल के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग कर उसे विशेष ध्यान देता है। अच्छा, ये प्रेरणात्मक बल देता है। अभिरुचि जो है हमें प्रेरणात्मक बल देता है। जैसे कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है तो आप उस काम को करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उसको सीखेंगे और उसमें अपना भविष्य तैयार करेंगे या अपना विकास करेंगे। तो इसलिए रेले महोदय कहते हैं कि प्रेरणात्मक बल के रूप में कार्य करता है, जिससे जो कार्य करता है वो दूसरे वस्तुओं से विशेष ध्यान देता है, उसमें अलग विशेष ध्यान देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अभिरुचि के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। सुपरोक्राइटिस मनोवैज्ञानिक जो महोदय है द्वारा अभिरुचि को निम्न प्रकार से विभक्त करा गया, बताया गया है। व्यक्त अभिरुचि, दूसरा है प्रकट अभिरुचि, तीसरा आविष्कारात्मक अभिरुचि। चलिए आइए हम पहले व्यक्त अभिरुचि के बारे में देखते हैं। व्यक्त अभिरुचि जिसमें एक्सप्रेस इंटरेस्ट होते हैं। व्यक्त अभिरुचि वैसी अभिरुचि को कहा जाता है जिसमें किसी एक क्रिया की तुलना व्यक्ति किसी दूसरी क्रिया को अधिक पसंद करने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। इसे समझते हैं। मतलब कक्षा में कोई छात्र है, वो अपने शिक्षक को किसी विषय में बता रहा है, व्यक्त करके बता रहा है कि मुझे फुटबॉल और क्रिकेट की तुलना में क्रिकेट खेलना ज़्यादा अधिक खेलता हूँ, ये पसंद है। तो वो व्यक्त करता है अपने इंटरेस्ट को। तो इस प्रकार वो व्यक्त अभिरुचि के अंदर बोलना जो है, उसके बताना, वो व्यक्त अभिरुचि के अंदर आएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि शिक्षक द्वारा पूछे जाने पर ये छात्र यदि स्पष्ट रूप से कहता है कि उसे संस्कृत व हिंदी अन्य विषयों की तुलना में अधिक रुचिकर लगता है, तो वह
व्यक्त अभिरुचि का उदाहरण हुआ। समझ आ गया होगा आपको, व्यक्त अभिरुचि मतलब बोलकर बताना। प्रकट अभिरुचि, मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। प्रकट अभिरुचि से तात्पर्य वैसे अभिरुचि से होता है जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा स्वतः अपनी इच्छा से कोई काम करने से होती है। इसमें बोला जा रहा है, इसमें वो काम करके करने से उसका मालूम चल रहा है कि उसमें उसकी रुचि है या अभिरुचि है। जैसे राम को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो राम को क्रिकेट खेलना पसंद मतलब उसकी रुचि या अभिरुचि उसमें होगी क्रिकेट में, जब भी वो कार्य कर रहा है, तो इससे वो प्रकट अभिरुचि के अंदर वो आ जाएगा। उदाहरण उदाहरण देखते हैं। यदि कोई छात्र प्रायः खाली समय में क्रिकेट खेलता है तो ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट में उसकी अभिरुचि है, और यह अभिरुचि प्रकट अभिरुचि का उदाहरण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आविष्कारात्मक अभिरुचि मतलब इन्वेंटराइट इंटरेस्ट। आविष्कारात्मक अभिरुचि वैसी अभिरुचि को कहा जाता है जिसका ज्ञान मानक अभिरुचि का क्रियान्वयन करके किया जाता है। मतलब एक स्टैंडर्ड, मतलब पूरे शिक्षण संस्थान में एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट को लेके एक स्टैंडर्ड इन्वेंटरी हुई है, तो उसके उसके द्वारा बताया गया, उसके द्वारा जो बताई गई अभिरुचि है वो आविष्कारात्मक अभिरुचि में आएगी। किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है पूरी दुनिया में, तो वो उसी शिक्षा क्षेत्र में इंटरेस्ट का एक स्टैंडर्ड जो है इन्वेंटरी हुई है, उसे क्रियान्वयन करके अभिरुचि जो कहलाती है वो आविष्कारिकात्मक अभिरुचि कहलाती है। चलिए, ये मूल रूप से तो तीन जो है सुपर और क्राइस्ट महोदय ने बताया था, लेकिन अन्य प्रकार की अभिरुचि देखते हैं। परीक्षित अभिरुचि, टेस्टेड इंटरेस्ट। परीक्षित अभिरुचि से तात्पर्य वैसी अभिरुचि से होता है जिसकी झलक व्यक्ति की उपलब्धि और अचीवमेंट से होती है। अच्छा, टेस्टेड में क्या होता है? मतलब टेस्ट किया जा चुका है, मतलब किसी राम को क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट में वो क्या कर रहा है, सेंचुरी मार रहा है या अच्छे से बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, तो इससे मालूम चलता है कि उसमें उसने अचीवमेंट उपलब्धि प्राप्त करी है, तो उसका इंटरेस्ट परिलक्षित अभिरुचि के अंतर्गत आ जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को गणित विषय में अधिक अंक मिलते हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि गणित में उसकी अभिरुचि अधिक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्कूलों में बालक की अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन स्कूल, अर्थात स्कूलों के अंदर या स्कूलों में बालकों की जो इंटरेस्ट है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, रुचि को प्रभावित कारक निम्नलिखित देखते चलिए। पहला कारक है इसमें प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियां, अर्ली स्कूल एक्सपीरियंस। वैसे बालक जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्कूल जाने के तैयार होते हैं, मतलब ऐसे बालक जो शारीरिक और मानसिक रूप से, मतलब उनकी एज ऐसी हो गई जिसमें वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई, तो ऐसे बालक को प्रारंभिक विद्यालय, तो ऐसे बालकों को प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूति या एक्सपीरियंस आनंददायक होती है, क्योंकि उनके लिए सब नया नया रहता है। या एक साल जाने के बाद उनको जो पुराने विद्यालय में जो अनुभूति रहती है, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार उनको अच्छा लगता है। तो प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियों से तात्पर्य यह है कि बच्चा नया नया जब स्कूल जा रहा है, जब वो तैयार है मानसिक होगा, शारीरिक रूप से, तो उसमें उसके घर वाले उसको बताते होंगे, तो उस अनुसार जो है वो उसको नया जो चीज़ है वो उसको आनंद रहता है। मतलब प्रारंभिक विद्यालय जो रहता है वो उसकी जो अनुभूति एक्सपीरियंस रहते हैं वो उसको कारक देती है। अगला, माता पिता का प्रभाव। माता पिता का सामान्य रूप से स्कूल के प्रति बालकों में मनोवृत्ति पर पड़ता है, बालकों की मनोवृत्ति पर पड़ता है। इसका मतलब है कि जैसे स्कूल जाने से पहले बच्चा तो माता पिता के साथ रहता है, तो माता पिता जो उसको स्कूल के बारे में जो ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, तो उससे उसके मन में जिज्ञासा आती है, तो वही जिज्ञासा जो है अभिरुचि को प्रभावित करने कारकों में से एक है। भाई बहनों की मनोवृत्ति में जैसे कि अगर छात्र के बड़े भाई बहन जो होंगे उसको किसी विषय या किसी स्कूल या किसी शिक्षक या किसी अन्य विषय के संबंध में जो उसको बातें बताते होंगे, तो उसे सुन के उसके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो इंटरेस्ट आता है, उससे उसके जो प्रभाव पड़ता है वो भाई बहनों की मनोवृत्ति का के अंदर आता है, कारक हुआ। साथी संगी की मनोवृत्ति। अब बच्चा स्कूल में जिसके साथ में रहेगा, जो उसके दोस्त रहेंगे, उनके उनकी जो मनोवृत्ति रहेगी, दोस्तों की जो मनोवृत्ति की, वो उस पर उसका प्रभाव डालेगी। जैसे दोस्त को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो दोस्त को देख के छात्र भी क्रिकेट खेलेगा, तो उससे उसका इंटरेस्ट जागेगा। तो जो है साथी संगी जो दोस्त है वो भी मनोवृत्ति पे, एटीट्यूड पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। साथी संगी की मनोवृत्ति हो गया। अच्छा, अगला शैक्षणिक सफलता।
यदि किसी बालक को स्कूल में लगातार शैक्षणिक सफलता मिलती है तो इससे उसके आत्मसंतोष उत्पन्न होता है और उसकी अभिरुचि शैक्षणिक क्रियाकलाप और अध्ययन करने में अधिक बढ़ती है। ये उसी टाइप का है कि टेस्टेड अभिरुचि, जैसे शैक्षणिक सफलता गया वो, उसको इसमें इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट होने के बाद किसी विषय में उसको या स्कूल में उसको सफलताएं मिल रही है तो उसमें आत्मसंतोष बन रहा है उसका, और उसको उसमें इंटरेस्ट उसका दिख रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिख रहा है। तो शैक्षणिक सफलता जो है ये भी कारक है। शैक्षणिक सफलता होने से ये है कि उसकी अभिरुचि जो है वो उसको आगे बढ़ाने की ओर प्रोत्साहित कर रही है। तो ये उसका कारक है। अगर ये सफलता नहीं आएगी तो हो सकता है वो आगे नहीं बढ़ेगा या वहीं रुक जाएगा, इस टाइप से। तो शैक्षणिक सफलता आगे बढ़ने के लिए उसको क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, इसलिए वो कारक है। कारक की प्रति मनोवृत्ति, एटीट्यूड टूवर्ड वर्क। जिस वातावरण में बालक का पालन पोषण होता है, बालकों के कार्यों की रुचि भी उसी प्रकार वातावरण में होती है। जिस जिस वातावरण में बालक जो है निवास करता है, स्कूल में जैसा वातावरण है या उसके माता पिता ने या आसपास का उसके सामाजिक जिस जैसा वातावरण है उसी अनुसार वो उसके अनुरूप इंटरेस्ट दिखाकर उसी प्रकार वो उनसे भी प्रभावित रहता है। शिक्षक छात्र कारक देखते हैं। शिक्षक छात्र कारक में ऐसा है कि बच्चा जो है घर के अलावा अधिकतर समय स्कूल में रहता है, तो शिक्षक जो है जैसा उसको पढ़ाते हैं या उनमें जो भी उनमें जो उनकी शिक्षक कार्य में जो उसके जो बच्चों को जो दिखता है तो उनसे वो इंटरेस्ट लेकर उससे भी वह प्रभावित होते हैं, उनसे भी प्रभावित। एक बार देख लेते हैं, बालक स्कूल में यदि दी जाने वाली शिक्षा में कितनी अभिरुचि दिखाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत अनुभूतियाँ कैसी है। मतलब शिक्षक अगर एक आदर शिक्षक है तो बच्चा है उनकी चीज़ों को अपनाकर इंटरेस्ट के रूप में लेके आगे बढ़ेगा। तो शिक्षक छात्र के जो है शिक्षक जो है वो छात्रों में कारक के रूप में कार्य करता है। स्कूल का संवेगी वातावरण, जिस प्रकार जैसे अपन ने घर का वातावरण देखा उसी प्रकार स्कूल का वातावरण जैसा है। स्कूल में प्रजातांत्रिक, वैसे शिक्षक जो कक्षा में प्रजातांत्रिक ढंग से बालकों को पढ़ाते हैं तथा आकर्षक और मनोरंजन ढंग से बालकों के साथ अनुक्रिया करते हैं, छात्रों में स्कूल एवं शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने में सफल होते हैं। तो शिक्षक जो मनोरंजन, आकर्षक और प्रेरक ढंग से पढ़ाएंगे तो बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। तो इस प्रकार जो है स्कूल का जो सामवेगिक वातावरण है, जो क्लाइमेट ऑफ इमोशनल क्लाइमेट ऑफ स्कूल है वो बच्चे की अभिरुचि पे इफेक्ट करता है। तो हमने इतने सारे अभिरुचि के लेते एक बार वो देख लेते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियाँ, माता पिता को प्रभाव, भाई बहनों की प्रति साथी संगी, शैक्षणिक सफलता, कार्य के प्रति मनोवृत्ति, मतलब वातावरण आसपास का, घर का वातावरण वो बोल सकते हैं, शिक्षक छात्र, शिक्षक, और उसके बाद स्कूल के सामने की वातावरण। चलिए आगे हम अपन ने पहले परिभाषा देखी अभिरुचि के बारे में, दूसरे हमने अभिरुचि के प्रकार देखे। अब अभिरुचि को मापदंड देख लेते हैं कि अभिरुचि को कैसे मापा जाता है, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि किसी में कितना इंटरेस्ट है हम कैसे जानेंगे, तो उसके मापने के कुछ तरीके आइए हम देखते हैं। अभिरुचि को मापने के दो तरीके सर्वाधिक लोकप्रिय है। पहला जो है शिक्षण नीति प्रविधियाँ, टीचर मेड टेक्निक, टीचरों द्वारा बनाई गई टेक्निक, और जो दूसरा है मानक अभिरुचि आविष्कारिका। वर्ल्ड के अंदर जो है शिक्षण संस्थान को लेकर कुछ स्टैंडर्ड इनोवेशन या स्टैंडर्ड इन्वेंशन हुए हैं, उसके जो स्टैंडर्ड जो तरीके हैं उसी के आधार पर ये दूसरा है। चलिए अब हम पहला देख लेते हैं इनके साथ शिक्षकों द्वारा बनाई गई प्रविधियों में। पहला है चिन्हांकन सूची, दूसरा है श्रेणीकरण, तीसरा है रेटिंग मापनी, चौथा है स्वतंत्र अनुक्रिया प्रविधि। चलिए इसमें हम देखते हैं चिन्हांकन सूची। चिन्हांकन सूची में शिक्षक विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल एक्टिविटी की एक सूची तैयार करते हैं। शिक्षक छात्रों को यह सूची इस निवेदन के साथ दे दिया जाता है कि जिन शैक्षिक क्रियाओं में उनकी अभिरुचि हो उसे सही का चिन्ह लगा टिक कर दें। इसमें बात ये बोल रहे हैं कि शिक्षक जो है शैक्षिक कार्यक्रम के तहत एक सूची तैयार करता है, वो बच्चों को देता है, वो बच्चों को कहता है कि आपकी अभिरुचि या इंटरेस्ट जिसमें आप उसमें टिक लगा दीजिए। ठीक है। अब अगला देखते हैं रैंकिंग। रैंकिंग इस विधि में शिक्षक माफ कीजिएगा विभिन्न तरह की शैक्षिक क्रियाओं की एक सूची तैयार करता है। जिस प्रकार ऊपर एक्टिविटी तैयार करता है उसमें भी शिक्षक शैक्षिक क्रियाओं की सूची तैयार करता है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटी, गेम्स वगैरह और शिक्षण संबंधी अलग जो है एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो छात्रों को इस निवेदन के साथ देता है कि वे इन क्रियाओं को अपनी अभिरुचि क्रम में
क्रम में श्रेणी करना, रैंकिंग कर दे। रैंकिंग कर दे मतलब 1 2 3 में, जैसे लिस्ट में 10 इंटरेस्ट है या 10 क्रियाएं हैं शिक्षा से रिलेटेड, उस पर रैंकिंग कर दे 1 2 3 4 करके, ऐसे जो उन्हें अधिक पसंद है, जो रैंकिंग कर दे 1 2 3 करके, जो उन्हें जैसे पसंद है उस अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिंग रेटिंग मापनी, रेटिंग से इस विधि में प्रत्येक क्रिया पर छात्र अपनी पसंद की नापसंद की मात्रा को दी गई मापनी या बिंदुओं से में से किसी एक पर अपनी प्रतिक्रिया करता है। रेटिंग का मतलब जैसे कि आप एक छात्र है, उसको क्रिकेट खेलना ही पसंद है, फुटबॉल खेलना ही पसंद है, खाना बनाना पसंद है, तो तीनों ऑप्शन पसंद है, तो तीनों में से वो क्या करेगा, उसमें क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है या उसको पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है, तो क्रिकेट खेलने पर वो 10 अंक दे देगा, रेटिंग दे देगा 10 अंक की, और मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। फिर उसके बाद उसको पढ़ाई करना पसंद है तो उसको 9 अंक की रेटिंग दे देगा, पसंद है लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसको आते जा रहा है उसकी रेटिंग देते जाएगा उनकी क्रियाकलापों को। तो ये रेटिंग मापनी एक मापक मापक इकाई है। चले स्वतंत्र अनुक्रिया प्रविधि, फ्री रिस्पॉन्स टेक्निक। इस विधि में शिक्षक छात्रों से कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जो उनकी आदत, हॉबी या उन क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिनमें उनकी अभिरुचि अधिक होती है। यहाँ छात्र उन प्रश्नों की अभिव्यक्ति करके अपनी इच्छा अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ऊपर की जो 3 देखिए उसमें क्या कर रहा है, शिक्षक जो है लिस्ट तैयार कर रहे हैं और लिस्ट में उनको रेटिंग करने का बोल रहे हैं, रैंकिंग करने का बोल रहे हैं और टिक लगाने को बोल रहे हैं। अब इसमें शिक्षक क्या कर रहे हैं छात्रों के साथ कि उनसे 1 to 1 या क्लास में चर्चा कर रहे हैं, उनके आदत के बारे में, हॉबियों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और जिससे छात्र उनकी अभिव्यक्ति व्यक्त करके शब्दों अनुसार बता रहे हैं। तो जो छात्र जिस विषय में अधिक जानकारी देगा या बताएगा, तो ये माना जाएगा कि उसकी अभिरुचि उसमें ज़्यादा है, क्योंकि उसको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, उसमें जानकारी ज़्यादा रखता है, क्योंकि उसकी अभिरुचि है, इस कारण से वो उसको व्यक्त कर पा रहा है। चलिए अगले हम 2 प्रकार देखें, तो उसमें मानक अभिरुचि आविष्कार का देखते हैं। तो अभिरुचि मापने के लिए विशेषज्ञों द्वारा विशेषज्ञों ने जो लगभग टोटल 62 मानक अभिरुचि है, जो स्टैंडर्ड जो मानी जाती है, वो उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से 3 मानक अभिरुचि आविष्कारिका महत्वपूर्ण है। चलिए 3 अपन वो देखते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग अभिरुचि आविष्कारिका। स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग क्यों नाम दिया गया, तो इसके जो आविष्कारक थे जो है E.K. स्ट्रॉन्ग, इनने दिया गया, इसलिए इसका नाम स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ लें कि ताकतवर आविष्कारिका, ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही ने दिया था इसलिए स्ट्रॉन्ग आविष्कारिका नाम है। अब इस आविष्कार में 2 फॉर्म आते हैं। अब इसमें भी वही फॉर्म है, फॉर्म में कुछ चीज़ें होगी इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब तो एक फॉर्म का प्रयोग पुरुषों की अभिरुचि मापने के लिए आता है और दूसरे फॉर्म का प्रयोग महिलाओं की अभिरुचि मापने के लिए आता है। प्रयोग दोनों फॉर्म द्वारा उच्च विद्यालय कॉलेजों के छात्रों में इसको की रुचि मापने के लिए किया जाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इंसान बड़ा हो जाता है जब उच्च विद्यालय और यहाँ पे जाता है, तो उनके पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग जो है किया जाता है फॉर्म के रूप में। अब देखते हैं अगला, कुडर परीक्षण। इसी का दूसरा कुडर परीक्षण, इसमें 3 बताया गया था मूल रूप से, जिसमें से ये दूसरा कुडर परीक्षण है। अब इसके जो प्रतिपादक है कुडर है, 1954 में इनने प्रतिपादित किया था। भिन्न वर्षों में भी इनने बाद में भिन्न वर्षों में बाद में उसके प्रतिपादित किया, भिन्न वर्षों में भी किया गया इसके द्वारा, पर शुरुआत इनने 94 से की थी। ठीक है, परीक्षणों की संख्या, अब इनने कुल बता रहे हैं कि विभिन्न वर्षों में, अलग अलग वर्षों में कुडर महोदय ने अभिरुचि मापने के लिए कुल 4 परीक्षणों का निर्माण करा। किसी की भी अभिरुचि मापने के लिए कुडर महोदय ने 4 परीक्षणों का निर्माण करा। तो 4 परीक्षणों का निर्माण किया गया। तो कुडर, अब इसमें चारों परीक्षण देखिए, कुडर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड, दूसरा कुडर वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म डी तथा सी, ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म डी, और चौथा है लिखेंगे जनरल जनरल इंटरेस्ट सर्वे। अब पहला है कुडर व्यक्तिगत अधिमान सर्वे। कुडर ने इंडिविजुअल अधिमान रिकॉर्ड जारी बनाया, परीक्षण किया। एक वोकेशनल, बोलने के आधार पर इंटरेस्ट जिसमें फॉर्म डी और सी है। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो है इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म डी है। और जनरल इंटरेस्ट, जो सभी जो जनरल रहते हैं वो इंटरेस्ट, 4 परीक्षण इनमें करेंगे, तो इसके आधार पर इन्हें ओवरऑल जो है अपना कुडर परीक्षण दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में तीसरा जो है अंतिम जो है माइनेसोटा वोकेशनल इन्वेंट्री,
इस परीक्षण का निर्माण 1965 में हुआ था और इसका 1964 में हुआ था, सॉरी 54 में हुआ था, इसका 65 में हुआ में किया गया था। इसके द्वारा 21 पेशाओं कलाओं में पेशाओं में इंटरेस्ट में वैसे व्यक्ति की अभिरुचि माप, पेशा मतलब व्यवसाय बोल सकते हैं या काम जो करते हैं लोग वो पेशा, अभिरुचि की माप की जाती है जिनमें कॉलेजों की शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई है, वहाँ पे उनका क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाई है, उसकी माप करा गया। जिनमें अर्ध कौशल कार्य के प्रति उन्मुखता अधिक होती है, जिनमें अर्ध कौशल कार्य के प्रति उन्मुखता अधिक होती है, उस इनके इसको मापने के लिए माइनोसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी यूज में लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अभिरुचि में शिक्षा का महत्व। अब इंटरेस्ट में शिक्षा का क्या महत्व है? अब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो एक जन्मजात होता है भाई, किसी में इंटरेस्ट है, कोई इंसान समाज से किसी चीज़ से सीखता है, लेकिन अब शिक्षा जो है वो अभिरुचि में कैसे महत्व रखती चली आई है हम देखते हैं। कक्षा में छात्रों की रुचि पठन में बनाए रखने पठन और पाठन में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रजातंत्रात्मक माहौल बनाना, शिक्षकों को कक्षा में बनाना चाहिए प्रजातांत्रिक माहौल, ताकि छात्र के मन में शिक्षक या स्कूल के प्रति किसी प्रकार का भय और संशय न बने। इसका मतलब है कि शिक्षक सभी छात्रों से एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको एक जैसा मान रहे हैं, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, कम बुद्धि लगा रहा हो, मध्यम बुद्धि वाला हो या कुशाग्र बुद्धि वाला हो, सबसे एक जैसा माहौल होने से बच्चा क्या है, उसमें भय और संशय नहीं रहता है शिक्षकों और कक्षा के प्रति। फिर छात्रों की रुचि बनाए रखना। अब पढ़ने में छात्रों की रुचि बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए देखते हैं। शिक्षकों को कक्षा में सरल भाषा, समझने योग्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि शिक्षक की बातों को सुनने या समझने में छात्रों की रुचि बनी रहे। अब ये मैं बताता हूँ, जैसे कक्षा में अब शिक्षक जो है एडवांस भाषा का यूज़ कर रहा है, बच्चे को आती हिंदी है, वो इंग्लिश भाषा का यूज़ कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, सिखाने के बाद आ सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में उसको समझने योग्य चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, वो सरल भाषा नहीं है, उसके लिए कठिन कठिन वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। तो इसलिए बच्चों को बेसिक से अगर अपन चलेंगे तो उसकी रुचि उस चीज़ में बनी रहेगी, एडवांस तक जाएंगे तो रुचि बनी रहेगी। उपकरणों का प्रयोग करना, अब बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए समय समय पर पढ़ाते समय चित्रित मॉडल दिखाना, श्रव्य दृश्य दिखाना, अन्य जो भी क्रियाकलाप करना या एक्सपेरिमेंट करना, ये सब करने से उनकी रुचि इसमें बनी रहती है और बोर भी नहीं होते बच्चे। पठन पाठन छात्रों के अनुरूप होना, जैसे शिक्षकों को कक्षा में पठन पाठन स्तर छात्रों की बुद्धि स्तर के अनुरूप रखना चाहिए। अब क्लास में कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, तो शिक्षकों को सभी को एक साथ लेकर प्रजातांत्रिक माहौल देकर उनके बुद्धि स्तर के अनुसार जो है बच्चों की पढ़ाने में यह रुचि बनाए रखना चाहिए। गैर शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करना। अच्छा, शिक्षकों को समय समय पर छात्रों को गैर शैक्षिक कार्यक्रम जैसे खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा भ्रमण इत्यादि भाग लेने के प्रेरित किया था। अच्छा, इसलिए कई स्कूलों में खेल कूद और ये सब के जो एक पीरियड अलग से दिया जाता है, ताकि पढ़ने के साथ साथ बच्चों में एक्टिविटी करता रहे, उसका ग्रोथ होता रहे और उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे। तो इस प्रकार हमने देखा कि शिक्षा अगर वो करता है तो उसका इंटरेस्ट, शिक्षा से उसका इंटरेस्ट जो है वो प्रभावित होता है। जैसे कि शिक्षा होने से उसके आगे शिक्षक अच्छी शिक्षा लेगा या शिक्षा से उसको किसी की बात चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी, तो उससे उसका इंटरेस्ट और जागेगा और वो आगे अपना विकास करके उस इंटरेस्ट का आगे भविष्य बनाएगा और सर्वांगीण विकास करेगा अपना। तो शिक्षा जो है उससे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो जिसकी उस चीज़ में उसकी अभिरुचि में आगे बढ़ने में उसको सहायता करता है। इस प्रकार चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो था हमने अभी तक जो है अभिरुचि के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारे शिक्षण अभिरुचि में अभिरुचि को पढ़ना बहुत जरूरी था समझने के लिए। अब इसी में आगे में इसमें सिलेबस में टॉपिक है अभिवृत्ति, जिसको एटीट्यूड बोलते हैं। चलिए उसके बारे में देखते हैं। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या घटना के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन, भावना और व्यवहार करने की एक मानसिक प्रवृत्ति होती है। मतलब ये है कि कोई भी घटना हो गई है या कोई भी घटना संसार में चलती रहती है, छात्रों के साथ चलती रहती है, उसका वो उसका उसके प्रति छात्र का
सकारात्मक नकारात्मक मूल्यांकन या जो व्यवहार करता है उसकी जो मानसिक जो उसमें प्रवृत्ति होती है उसको एटीट्यूड बोलते हैं। ये हर किसी में होती है। ये जन्मजात नहीं बल्कि अनुभव, अब ये जन्मजात नहीं होती बल्कि अनुभव और सामाजिक वातावरण से अर्जित की जाती है। ये अपेक्षाकृत स्थायी होती है लेकिन ये जन्मजात नहीं होती है, इसलिए ये चेंज होते रहती है। ये इसको बन या इसको अपनाया जा सकता है, इसलिए ये अपेक्षाकृत बोल रहे हैं लेकिन स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति अब जो व्यक्ति के दृष्टिकोण को दर्शाती है, अब एटीट्यूड से वो व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि वो बच्चा कैसा है, नकारात्मक है कि सकारात्मक है, कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है कि क्या है, और व्यवहार को दिशा दिखाती है। इसलिए बच्चे का एटीट्यूड जो है उसको सर्वांगीण विकास और उसके जो उसकी वृद्धि के लिए एटीट्यूड टॉपिक इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक का दायित्व है कि वह बालक के ज्ञानात्मक एवं भौतिक विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों का विकास करके उसको एक अच्छे नागरिक में आकार में ढालता है। एक शिक्षक को अपने छात्रों के गुण दोषों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों के क्या है उसके विकास के लिए, ज्ञानात्मक और भौतिक विकास के लिए के साथ साथ नैतिक मूल्यों के विकास के लिए भी उसके गुण और दोषों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो उसको सहायता करके उसको आगे बढ़ा सके। यदि शिक्षक को छात्रों के गुण दोषों का ज्ञान नहीं होगा तो वह छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप उसे उत्तम शिक्षण देने में असमर्थ रहेगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली, इसी कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित की गई है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। इसका तात्पर्य है कि जिसमें बालक को केंद्र मानकर योजनाओं का निर्माण किया जाता है। बच्चे के अनुरूप सोचा जाता है कि बच्चे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, बच्चा कैसे अपने ज्ञानात्मक और भौतिक विकास और नैतिक मूल्यों का विकास किन चीज़ों पर कर सकता है। उन चीज़ों में आता है रुचि, जिसमें बालक की रुचि देखी जाती है कि बालक की रुचि किसमें शामिल करा जाता है। योग्यता है, किसमें बालक की क्या क्या योग्यता है, उस अनुसार उसको क्या क्या दिया जाना चाहिए, उसकी आयु क्षमता के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, क्षमता कितनी, पूर्व ज्ञान जो उसको है, वह रखकर शिक्षण की योजना बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को बालक के व्यवहार की जानकारी मात्र शिक्षण के लिए ही नहीं अभी तो बालकों की विशिष्टताओं को जानने के लिए भी होना चाहिए। तो उसकी शिक्षण के लिए जानकारी के लिए अच्छा पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी विशिष्ट उसके इंटरेस्ट जिसमें वो आगे बढ़ने में जो सहायता करेंगे उसको, वो भी जानने के लिए होना चाहिए। जो व्यवहार है, प्रत्येक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बालक पढ़ते हैं। इन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से अनेक समूह बांटा गया, जिसमें उच्च बुद्धि लब्धि, सामान्य बुद्धि लब्धि, निम्न और मंद बुद्धि लब्धि बालक आते हैं। मतलब ऊपर से निचले स्तर के पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। शिक्षक को इन समस्त बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। एक को नहीं करना चाहिए, प्रजातांत्रिक विकास करना चाहिए एवं उनके आंतरिक दबी हुई प्रतिभा को निकालकर उसे सही दिशा देनी चाहिए। अर्थात शिक्षक के छात्रों की विशिष्ट एवं आंतरिक योग्यताओं शिक्षक जो को है छात्रों की विशिष्ट और आंतरिक योग्यताओं को, प्रतिभाओं को समझकर उनके सकारात्मक अभिवृद्धि मतलब एटीट्यूड का विकास करना चाहिए। इसमें कहने का मतलब ये है कि शिक्षक ही है जो बच्चे को अच्छे से, घर के अलावा शिक्षक जो है अच्छे से जो है उसका सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करेगा, उनकी भावना और उन चीज़ों को समझकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की प्रति अभिवृद्धि में विगत वर्षों आए हुए प्रमुख तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे गए। बाल केंद्रित कक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए। अब जो बाल केंद्रित जो कक्षा बनाई गई है वो व्यक्तिगत मतलब उसमें हर एक बच्चा और व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत तौर पे जो उसमें विभिन्न उसमें क्वालिटीज हैं उसको संबोधित करने के लिए करने के लिए है। ठीक है, बच्चे शिक्षक के व्यवहारों का अनुकरण करके ही अपने जीवन में अधिगम करता है अधिगम करता है। अतः अतः शिक्षक का व्यवहार हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। बच्चे शिक्षक के व्यवहारों का ही अनुकरण करते हैं और अपने जीवन में उसको लर्निंग करते हैं। अधिगम मतलब लर्निंग करना। अतः शिक्षक के व्यवहार हमेशा एक आदर्शवादी होना चाहिए। जब क्योंकि बच्चा करता है तो अगर आदर्शवादी शिक्षक नहीं होगा तो वो बच्चा भी उस प्रकार अनुकरण नहीं कर पाएगा। वो करेगा तो फिर वो दूसरी चीज अनुकरण कर लेगा, तो जो जो बाधा उसको उत्पन्न करवाएगी। इसलिए शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए। ये बताया गया है डीएलएड एग्जाम 2021 का प्रश्न है। एक शिक्षक को व्यवहारिक जीवन के अलावा नैतिक मूल्य ये भी काफी सही होना चाहिए। अच्छा, वो शिक्षक है वो नैतिक मूल्य व्यवहारिक जीवन का ज्ञान तो देगा ही देगा, आपको नैतिक मूल्यों का ज्ञान की सुबह जल्दी उठना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरुजनों की के आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस टाइप से नैतिक मूल्य जो है डेली पूजा करने रहना चाहिए और गरीब और अन्य लोगों की सहायता करनी चाहिए।
पॉजिटिव माइंड से रखना चाहिए। इस टाइप के नैतिक मूल्यों का भी एक शिक्षक को सहयोग देना चाहिए। चलिए अगला, बच्चों के लिए शिक्षक की उत्तम परामर्शदाता है। अच्छे परामर्शदाता होने के लिए शिक्षक में कुछ निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि अच्छा श्रोता होना चाहिए, बारीकियों से निरीक्षण करता हो, संवेदनशील हो, सहानुभूति हो। ये देख लीजिए आप। अधिगम मतलब लर्निंग का वातावरण स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से कोई भी इंसान कुछ भी पूछ सके। ये देख लीजिए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम लर्निंग सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी पढ़ा रहे तो पढ़ा ही रहो, उसके अलावा उसमें खेलकूद भी होना चाहिए, उसमें एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, उसमें डायग्राम वीडियोज अलग अलग से सिखाया जाना चाहिए। इस उपागम मतलब इस अप्रोच को करके, ये जो ऊपर वाली अप्रोच है करके सीखने पर बल दिया जाता है। शिक्षण की बाल केंद्रित अनुसंधान मतलब ये परीक्षित की हुई है, मतलब अनुसंधान होकर सब एक्सपेरिमेंट करके लागू किया गया, जब ये सफल हुई है तभी बच्चों की लागू किया गया इस टाइप का। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपागम अप्रोच में से एक है बाल केंद्रित उपागम। ये पढ़ चुके हैं, जहाँ पर पूरा अधिगम लर्निंग प्रक्रिया मुख्यतः एक रचनात्मकवादी रचना मतलब बनाता है, कार्यात्मक रूप में रहता है, दृष्टिकोण को संकेत करता है। जो रचना के रूप में दृष्टिकोण होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ तो व्यवहार में नहीं आया, सिर्फ उसको बोल दिया तो बस उसको रचनात्मक दृष्टिकोण मतलब हो जाए, वो उसमें कुछ आउटपुट मिले और व्यवहार व्यवहार व्यवहारवादी हो। एक शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया शुरू करने से पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान की समीक्षा करने एवं बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करते रहने से शिक्षक को और अधिगम शुरू करने पहले उसके ज्ञान के बारे में चर्चा करनी चाहिए, बच्चे को किस स्तर का ज्ञान है और कहाँ से उसको किस स्तर से वो पढ़ाएगा और बच्चों की रुचि जिससे बनी रहेगी। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, तर्क खोज करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सब करके विद्यार्थियों जो है उसमें एटीट्यूड जो है और इंटरेस्ट बना रहता है। या एक शिक्षक को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। विद्यार्थी अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वो परस्पर शिक्षकों के साथ जो है परस्पर क्रिया करके बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। इसलिए शिक्षकों के आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने के रूप में परिलक्षित होना कि उपदेश देंगे। शिक्षक जो है ऑर्डर देने से अच्छा है कि वो बच्चों ने जो चाह रहे बच्चे उस अनुसार वो सुविधा प्रदान करें। संकोची विद्यार्थी को कुछ कहने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े और बच्चों को छिपे हुए का उजागर भी हो सके। संकोची बच्चा है वो पूछने में डरे नहीं, तो इस प्रकार शिक्षक को अच्छे व्यवहार और आदरवादी व्यवहार प्रजातांत्रिक व्यवहार के साथ करना चाहिए, जिससे उसका बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े और छिपे हुए गुणों का उजागर कर सके और आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बच्चे के विकास के लिए शिक्षक का कितना महत्व है। तो आगे चलिए अभिवृद्धि के जो है देखते हैं विस्तृत रूप से। अभिवृद्धि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि शब्द अंग्रेजी भाषा के एटीट्यूड शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एटीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के एप्टा शब्द से बना है, जिसका अर्थ योग्यता, नजरिए, दृष्टिकोण या व्यवहार, सकारात्मक या नकारात्मक जो है व्यवहार जो है कह सकते होता है। अभिवृद्धि मनोवृत्ति भी कहा जाता है। अभिवृद्धि को मनोवृत्ति मतलब एटीट्यूड कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है। अभिवृद्धि की विशेषता है, एटीट्यूड की विशेषता है। एटीट्यूड है उसमें क्या क्या विशेषता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, देखते हैं। अब ये अनुभवजन्य अनुभव अभिवृद्धि जो है एटीट्यूड किसी में भी जन्मजात नहीं होता, वो अनुभव द्वारा उसको मिलती है, एटीट्यूड आता है उसमें। ये दो टाइप के होते हैं, सामान्य विशिष्ट। एक विशिष्ट मतलब स्पेशल एटीट्यूड होता है, स्पेशल जगह के लिए। सामान्य जो सभी लोगों के साथ जनरल होता है। अर्जित होती है, अर्जित कर सकते हैं, जन्मजात नहीं होता है। दो टाइप के एटीट्यूड रख सकता है इंसान, सकारात्मक नकारात्मक है। परिवर्तनशील होता है, ऐसा नहीं कि एटीट्यूड किसी में ज़्यादा है तो वो कम नहीं हो सकता, वो कम भी हो सकता है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। अभिवृद्धियों पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। एटीट्यूड जो अनुभवजन्य बताया, तो अनुभव कहाँ से मिलेगा उसको, वातावरण या आसपास के वातावरण या शिक्षक या उसके स्कूल के वातावरण से उसको जो है इंटरेस्ट मिलेगा, उसी में वो अपना एटीट्यूड दिखाएगा। अपने एटीट्यूड मतलब इसमें वो अपने व्यवहार दिखाएगा, तो उसी से उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अभिवृद्धि विचारों की कुंजी, अभिवृद्धि जो है अभिवृद्धि मतलब एटीट्यूड जो है एक व्यवहार है। व्यवहार जो है मन से आता है। मन मतलब विचार, उसके विचार कैसे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है और क्या उसका दृष्टिकोण है, तो इसलिए इसको व्यवहार कहा गया है। अभिवृद्धि या इसकी एक विशेषता है। अभिवृद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए। देखते हैं, हमें एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए व्यक्तिगत अनुभव से, अकादमिक दृढ़ता से,
वित्तीय संसाधनों से, सामुदायिक अनुभव से। तो एक अच्छे शिक्षक जो है उसको मुक्त होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अच्छे शिक्षक को व्यक्तिगत अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव जो है वो तो उसके खुद के होंगे, उससे क्या मुक्त होगा वो? वित्तीय संसाधन से। वित्तीय संसाधन जो है वो तो रहेंगे। वित्तीय संसाधन स्कूल में जो है उसको पैसे दिए जाएंगे पढ़ाने के, उसके खुद के अनुभव होंगे। सामुदायिक अनुभव, सामुदायिक सब पूरे समुदाय का जो अनुभव है, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो उसका और एक्सपीरियंस हो उसके समुदाय पे। तो अकादमी चढ़ते देखते हैं, अकादमी चढ़ जाओ जो होती है रूढ़िवादिता को बोलते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक को रूढ़िवादिता से दूर होना चाहिए। जैसे जो चलता आ रहा है उसी अनुसार पढ़ाई करवाए, उसी अनुसार सोचे, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर होगा बी। चलिए इसका आंसर बी होगा, तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। ए और डी, केवल केवल इसका आंसर बी होगा, सी आंसर इसका होगा। ये होना चाहिए, इससे मुक्त होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक परामर्श के रूप में भूमिका रूप में संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी जो शिक्षक परामर्शदाता मतलब परामर्शदाता के रूप में उसकी भूमिका संबंधित नहीं होनी चाहिए, संबंधित नहीं है? विद्यार्थियों को भावनात्मक सहयोग देगा वो, शैक्षिक मार्गदर्शन करना, हाँ शिक्षण के क्षेत्र में उसको मार्गदर्शन करेगा वो, ये परामर्शदाता रहेगा वो। मनोचिकित्सा सत्रों का आयोजन करना, अब मनोचिकित्सा सत्रों का आयोजन करना शिक्षक का काम नहीं है। इस मनोचिकित्सक जो है डॉक्टर होते हैं उनका काम है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब लास्ट में देखते हैं, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने एवं करियर योजना बनाने सत्र नहीं तो करेगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर भी सी हो जाएगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यास हो? मननशील मतलब मन में चलने वाले अभ्यासों के महत्व को सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो इसमें मननशील अभ्यासों की तरफ नौसिखिए शिक्षकों के लिए लाभदायक है, अनुभवी शिक्षकों के लिए। मतलब मननशील तो कोई भी कर सकता है, चाहे नौसिखिया हो या कोई भी हो, तो ये तो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आएगा मननशील अभ्यास मुख्यतः अनुभवी शिक्षकों के लिए है, वरिष्ठ जो वरिष्ठ करते हैं ऐसा नहीं है, सभी कर सकते हैं। फिर मननशील अभ्यास शिक्षकों को केवल उच्च कक्षाओं में पढ़ने के लिए सहायता करते हैं। मननशील अभ्यास शिक्षक जो है को केवल उच्च कक्षाओं में पढ़ने हेतु सहायता करते हैं। तो मननशील अभ्यास शिक्षक को केवल उच्च कक्षाओं में पढ़ाने हेतु सहायता करते हैं। मननशील अभ्यास एक शिक्षक को सीखने सिखाने संबंधी सूचनाओं से युक्त चुनना निर्णय में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मननशील अभ्यासों में। अब केवल उच्च कक्षाओं में जो पढ़ाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो मननशील जो अभ्यास है एक शिक्षक को सीखने और सिखाने से संबंधित सूचनाओं की युक्ति चुनने व निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ये इसका बेस्ट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरण मतलब इंटरनल मोटिवेशनल रहता है बच्चों में की विशेषता नहीं है? देखते हैं। उन्हें अपने कार्यों में संलग्न रहने में आनंद मिलता है। अब बच्चे में मन के अंदर इंटरेस्ट रहेगा तो वो कार्य को आनंद से करेंगे, या मोटिवेटेड रहेंगे तो ही आनंद से करेंगे, मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आनंद से नहीं करेंगे। तो वे अपनी गतिविधियों के दौरान उच्च स्तर पर उत्साह प्रदर्शन करता है। मोटिवेटेड रहेंगे तभी तो कर पाएंगे ऐसा, वे हमेशा सफल होते रहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि मोटिवेटेड है तो हमेशा सफल ही होंगे, असफल भी होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वो मोटिवेटेड रहेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। वे चुनौती को पढ़ना पसंद करेंगे, हाँ तो पसंद तो करेंगे, मोटिवेटेड है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी को सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? विद्यार्थियों को व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए देखते हैं पुरस्कार, दंड, सरल भाषा का उपयोग, प्रशंसा। अब पुरस्कार हर व्यक्ति को नहीं मिलता, अपने को हर बच्चे को लेकर चलना है, तो व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए ये सही नहीं होगा। दंड दंड भी ऑप्शन नहीं होगा। सरल भाषा का प्रयोग प्रशंसा में, प्रशंसा एक उत्तम चीज़ है, तो प्रशंसा से सभी विद्यार्थी का व्यवहार जो है उसमें बढ़ावा होगा। प्रशंसा से वो आगे बढ़ेगा, उसका अच्छा रहेगा उसके लिए। सरल भाषा का प्रयोग नहीं होगा। चलिए प्राथमिक कक्षा बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि आप खुद ही बताइए। देखिए परीक्षण और त्रुटि, परीक्षण टेस्ट लेना और उनमें से त्रुटि निकालना ये नहीं है। उसको सीखने तो दो पहले, नकल नहीं करने का, ये भी गलत है। नकल विधि, व्याख्यान विधि हमेशा उसको पढ़ाते रहना, ये भी गलत है। व्याख्यान में एक्सप्लेन करते रहना। प्लेन विधि, उसको खेलना और प्ले वे विधि, खेलना और नई नई चीज़ें से उसका विकास करना, ये वाला रहेगा। सबसे शुरुआत में बच्चे के लेखन का पहला चरण कहा जाता है। लेखन का पहला चरण क्या रहता है, क्या कहा जा सकता है? चित्र बनाना, आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचना। सबसे शुरुआत में बच्चा जो जाएगा तो चित्र तो जाके बनाएगा नहीं, आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचेगा, वर्णों की अस्पष्टता से दिखेगा,
छोटे छोटे भाग लेगा। अब इसमें सबसे उत्तम आंसर आड़ी आड़ी रेखाएं खींचेगा। वो छोटा बच्चा जो है वो यही करेगा सब चीजें। इसका ये मत लगा दीजिएगा आड़ी आड़ी रेखाएं, वो तो गलती से रख दिया होगा। बच्चा कक्षा में एक कोरी स्लेट की तरह आता है जिस पर शिक्षक को चाहे जो चाहे लिख सकता है। वर्तमान परिवेश में कथन क्या है? पूर्णतः सत्य, आंशिक सत्य, कुछ कहा नहीं सकता। अच्छा, इसमें जो है हम कह सकते हैं कि बच्चा जो पूरी कोरी स्लेट की तरह नहीं आता है, अपने माता पिता से कुछ ना कुछ सीख के आता है, कुछ ना कुछ उसका एटीट्यूड रहता है, कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट रहता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उठ के आ गया और शिक्षक उसमें जो बोले वो डाल दे, वो ऐसा नहीं है। वो अपने कुछ अनुभव लेके आता है, इसलिए पूर्णतः सत्य है। परीक्षण द्वारा व्यवहार सुधार की प्रक्रिया के निम्नलिखित में किस विकल्प को चुना गया? परीक्षण द्वारा व्यवहार सुधार की प्रक्रिया में देखते किसे दिया गया? शिक्षण, अभिप्रेरणा, अधिगम, बोधमूर्ति। तो अधिगम मतलब लर्निंग। प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार सुधार की प्रक्रिया, प्रशिक्षण द्वारा उसके व्यवहार की सुधार प्रक्रिया जो है उसके लर्निंग से आती है। उस कोई भी चीज़ लर्न करता है उससे, ना कि ऑर्डर देने से होता है, ना कि शिक्षण से पढ़ाते पढ़ाते रहने से भी उसमें सुधार नहीं आता। लेकिन उसको सिखाओगे कोई चीज़ तो उसमें समझ और तर्क संगत तो वो चीज़ें बढ़ेगी, उससे आएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बच्चों द्वारा कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग है। अवरोध, अवरोध तो नहीं करेगा मातृभाषा का प्रयोग। संसाधन, अपवाद, निषेधित। अब मना भी नहीं करेगा, अपवाद भी नहीं रहेगा, अवरोध भी नहीं करेगा, तो ये सब नेगेटिव है। ये संसाधन के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो क्योंकि अब निषेधित तो होगा नहीं, अवरोध होगा नहीं, अपवाद भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे हम और इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाएंगे। जब तक हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे। जय हिंद, जय भारत।